देश में पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक नई प्रणाली शुरू की गई है और इस प्रणाली को लेकर के कहा जा रहा है कि इसकी वजह से पेंशन धारकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में और ज्यादा सहायता हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रणाली है ये किस तरह से काम करेगी, इसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या जो भारत के पेंशन धारक हैं क्या वो इस प्रणाली से खुश हैं या फिर यहाँ पर कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिल रही हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक बार आप देख लें कि ये पूरा टॉपिक जो है वो कौन से विषय से जुड़ता है। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक है आपका यूपीएससी और आईएएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको जीएस पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का आपका पूरा सेगमेंट है, वृद्धि एवं विकास यहाँ पर आपको जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा केंद्र कर्मचारियों को लेकर भी, वर्कर्स को लेकर भी यहाँ पर एक सेगमेंट आपको मिलेगा, उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले खबर में अगर आप देखें तो खबर आपकी द हिंदू की खबर है। यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय द ईपीएफओ पेंशनर्स। तो ईपीएफओ पेंशनर्स की क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार जो प्रणाली लेकर के आई है वो प्रणाली क्यों इंपॉर्टेंट है, उस प्रणाली में क्या जरूरी बिंदु आपको मिलेंगे, उसको लेकर के इस पूरी खबर में बात यहाँ पर की गई है। तो खबर एक बार देखें। खबर आपकी बहुत सरल सी, बहुत सीधी सी खबर है कि भारत सरकार की ओर से भारत के जो पेंशन होल्डर्स हैं, पेंशन धारक हैं, उनकी मदद करने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिस नए सिस्टम का नाम है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। इसको लॉन्च किया है भारत सरकार की ओर से। अब यहां पर थोड़ा सा और विस्तार तरीके से इस पर बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि ये पूरी प्रणाली क्या है। तो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को अगर आप देखें तो नई पेंशन प्रणाली है, जो पेंशन प्रणाली भारत में 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी। ये जो नई व्यवस्था है, इस नई व्यवस्था के तहत जो तमाम ईपीएफओ के तहत देश भर के 78 लाख भविष्य निधि पेंशन धारक हैं, प्रोविडेंट फंड पेंशनर्स हैं, वो पेंशनर अब किसी भी बैंक और किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर संक्षेप में यही कहा गया है कि भारत में अब जितने भी ईपीएफओ के पेंशनर्स हैं वो आपका भारत के किसी भी बैंक और एनी ब्रांच, ये बेसिकली यहां पर सिस्टम लॉन्च किया गया कि अब आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाकर के, किसी भी ब्रांच में जाकर के अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नई प्रणाली है, नई प्रणाली बेसिकली केंद्रीय श्रम मंत्रालय के माध्यम से लागू की गई है और केंद्रीय श्रम मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रहा है कि ईपीएफओ का आईटी आधुनिकीकरण किया जा सके, यानी कि उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। तो उसी मॉडर्नाइजेशन के हिस्से के तौर पर सरकार की ओर से ये नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली आपका, हमने इस पूरे सिस्टम के बारे में बात की। अब यहाँ पर इस सिस्टम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा पुराना वाला जो सिस्टम था वो कैसे काम करता था और पुराने सिस्टम में हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती थी। तो पुराने सिस्टम की अगर आप बात करें, सबसे पहले पुराने सिस्टम में क्या होता था कि अगर कोई पेंशन धारक जो है वो ट्रांसफर होता था तो उसे एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर करवाना पड़ता था, तभी उसकी जो पेंशन है वो दूसरे ब्रांच में प्राप्त होती थी। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए होता क्या था पहले कि आप इसको ऐसे समझिए कि आप जो है ए जगह पर रहते हैं, अब आपने आप जो है काम करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, बी जगह पर जाते हैं, यहाँ पे आप अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा गुजारते हैं, यहाँ पर आप काम करते हैं, आपको पेंशन यहाँ की ब्रांच, आपका जो खाता है वो यहाँ की ब्रांच में मौजूद है, लेकिन आप रिटायर होने के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं ए जगह पर। अब आपका पेंशन का जो खाता है वो बी जगह पर है, लेकिन आप रहते यहाँ पर हैं। तो अगर आपको पहले जो प्रणाली थी उसमें क्या हुआ करता था कि अगर आपको यहां से अपनी पेंशन को यहां पर ट्रांसफर करवाना था तो आपको बेसिकली यहां पर एक ऑर्डर लेकर के जाना पड़ता था, जिसको कहा जाता था पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पेंशन भुगतान आदेश। अब ये जो पेंशन भुगतान आदेश था, इसको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जाने में बहुत समस्या आती थी, क्योंकि आप बहुत सरकारी काम होता था तो चीजों को ट्रांसफर करना, फाइल्स को ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन अब यहां पर फायदा क्या होगा, यहां पर फायदा यही है कि बेसिकली आपका अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत सरल हो जाएगी। इसके अलावा पहले की प्रणाली में आप देखें, एक तो हमने देखा कि आपको ये जो फाइल्स ट्रांसफर करवानी पड़ती थी, दूसरी समस्या वहां पर ये हुआ करती थी कि जो पेंशन धारक थे वो केवल क्षेत्रीय रूप से ईपीएफओ द्वारा जो सर्टिफाइड बैंक्स हैं या फिर जो लिस्टेड बैंक्स हैं, केवल वहीं पर आप अपनी ब्रांच, उसी ब्रांच में आप जो है पेंशन प्राप्त कर सकते थे। केवल कुछ ही बैंक थे जहां पर आपकी पेंशन आ सकती थी।
तो ये लिमिटेड जो एक ऑप्शंस हुआ करते थे पेंशन धारकों के पास, वो एक बड़ी समस्या पैदा करते थे। तो ये दो समस्याएं आपको देखने को मिलती थी, एक तो ये कि आपको पीपीओ को ट्रांसफर करवाना पड़ता था, और दूसरा ये कि लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास हुआ करते थे। अब इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार की ओर से नई प्रणाली लॉन्च की गई। तो नई प्रणाली के फायदे क्या हैं उसको अगर आप देखें, सबसे पहले आपका पहुंच बहुत ज्यादा सरल हो जाती है, एक्सेस बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो किसी भी बैंक शाखा से आप अपनी जो है पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्या था? पहले आपको निश्चित ऑप्शन हुआ करते थे, आप वहीं से प्राप्त कर सकते थे। आपको दूसरी जगह जाना होता तो पीपीओ ट्रांसफर कराना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है। इसके अलावा इसमें आपको आधार आधारित भुगतान देखने को मिलता है, आधार बेस्ड पेमेंट देखने को मिलती है, एबीपी यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो जो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम है उसका जो पहला चरण है, वहां पर आपको आधार के माध्यम से भुगतान जो है आपका प्राप्त होगा, आधार के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अब आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि जो पेंशन होल्डर्स हैं, ये जो पेंशनर है, उसको बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से ही आप आधार के जरिए अपना ऑथेंटिकेशन, अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो यहां पर भी आपको सहायता मिलेगी, यहां पर भी आपका जो समय है वो समय बचेगा। इसके अलावा लागत में भी यहां पर कमी आएगी। लागत में कमी इस तरह से आएगी कि ईपीएफओ को उम्मीद है कि बेसिकली इस प्रणाली के माध्यम से जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन की लागत में भी कमी आएगी। अब ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सारा काम जो है वो ऑनलाइन माध्यम से हो जाएगा। तो ईपीएफओ के पैसे भी बचेंगे, जो कि बहुत ज्यादा लागत आती थी पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ये तीन फायदे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। पहला फायदा है इजी एक्सेस, दूसरा है आधार आधारित भुगतान, समय की बचत, और तीसरा है लागत की बचत। तो ये तीन बेनिफिट यहां पर आपको इस सिस्टम से देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि सरकार की ओर से जो नई प्रणाली लॉन्च की गई है, कि क्या भारत के अधिकांश पेंशन धारक इस नई प्रणाली से खुश हैं या फिर नहीं? तो इसके आपको दो जवाब देखने को मिलेंगे। कुछ पेंशन होल्डर्स हैं जो कि इस पूरे सरकार के डिसीजन से खुश हैं, जबकि कुछ सरकार के डिसीजन से खुश नहीं है। खुश क्यों है वो तो हमने देख लिया कि इस पूरे सिस्टम के बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। खुश क्यों नहीं है उसकी अगर आप बात करें, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि बेसिकली भारत में जो पेंशन होल्डर्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको सरकार से जितनी उम्मीद थी, वो उम्मीद अभी तक पूरी होती हुई नजर नहीं आई है। इस उम्मीद में जो सबसे बड़ा एक डिसीजन था, जो सबसे बड़ी एक मांग थी, वो ये थी कि बेसिकली भारत में जो न्यूनतम पेंशन का अमाउंट है, उस अमाउंट को बढ़ाया जाए। अगर अभी आप देखेंगे तो अभी भारत में जो मिनिमम पेंशन अमाउंट है वो 1,000 रुपए है। एक महीने में 1,000 रुपए जो है न्यूनतम पेंशन अमाउंट है। अब आप सोच करके देखिए कि भारत में 1,000 रुपए एक महीने में क्या होता है, ये बहुत कम अमाउंट है। तो अब इस अमाउंट को बढ़ाने की बात हुई, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इसको अलग अलग लेवल पर देखते हैं। कुछ का कहना यह है कि इस 1,000 अमाउंट को जो है 7,500 किया जाए, कुछ का कहना यह है कि 6,000 किया जाए, कुछ जो है इससे भी ज्यादा 8,000 करने की मांग करते हैं। तो अलग अलग डिमांड आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी ये जो मिनिमम अमाउंट है वो 1,000 है, और सरकार द्वारा इसको बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। अब यहां पर आरोप सरकार पर यह लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को तो अपने कर्मचारियों के लिए तो उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत कर दी है, जिससे उनको फायदा होगा, लेकिन जो दूसरे कर्मचारी हैं, जो अन्य पेंशन धारक हैं, उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था शुरू नहीं की गई है, और उनको अभी भी 1,000 रुपए प्रतिमाह अपनी पेंशन पर गुजारा करना पड़ता है। इसके लिए एक डेटा भी पेश किया जाता है। इसके लिए अगर आप डेटा देखें तो डेटा यहाँ पर 2022-23 के पेंशन जो प्राप्त की गई थी उससे जुड़ा हुआ है। इस डेटा में अगर आप देखेंगे, हमने कहा था कि जो सबसे न्यूनतम अमाउंट है पेंशन का वो 1,000 रुपए है। तो सबसे न्यूनतम अमाउंट 1,000 रुपए है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के सबसे ज्यादा लोग जो पेंशन प्राप्त करते हैं ईपीएफओ के तहत, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो भारत में तकरीबन 36,48,314 लोग ऐसे हैं जो कि 1,000 का जो है न्यूनतम पेंशन प्राप्त करते हैं। तो 36 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 1,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन पर अपने जीवन को गुजारते हैं, और इस पूरी पेंशन पर सरकार जो है वो हर साल 3,51,158 करोड़ रुपए खर्च करती है। सेकंड नंबर पर अगर आप देखें तो 1,001 से 2,000 के बीच में इनकी संख्या आपको 20 लाख के आसपास मिलेगी। तो टोटल अगर आप एक्यूमुलेटिव तौर पर देखें तो यहां पर जो 1,000 से आप कह सकते हैं कि 1,000 से 2,000 के बीच में जो पेंशन लोग प्राप्त करते हैं, उनकी संख्या जो है भारत में वो तकरीबन आपका 56 लाख के आसपास है। 56 लाख लोग भारत में ऐसे हैं
जो कि मात्र 1000 से 2000 के बीच में अपना गुजारा चलाते हैं। और बेसिकली अगर आप बात करें 5000 से ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, वो बहुत कम है, वो है मात्र आपका 26,000 लोगों की। तो ये ओवरऑल यहाँ पर आप डेटा देखेंगे तो भारत में जो अधिकांश लोग हैं आपके, तकरीबन आपके 56 लाख लोग जो हैं, वो 56, आप इसको 57 भी मान सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इसको क्यूमुलेटली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 57 लाख के आसपास हो जाएगा। तो भारत में 57 लाख लोग ऐसे हैं जो कि आपका 1000 से 2000 रुपए के बीच में पेंशन प्राप्त करते हैं और उसी पर उनको गुजारा करना पड़ता है। अब आप यहाँ पर अपने विवेक के आधार पर ये बता सकते हैं कि क्या भारत में वर्तमान समय में 1000 से 2000 के बीच में घर चलाया जा सकता है या फिर नहीं चलाया जा सकता। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने बेसिकली बात की कि भारत में पेंशन होल्डर्स को कितना अमाउंट मिलता है और कितना अमाउंट बेसिकली यहाँ पर उनको दिया जाता है, तो कितने अमाउंट की वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अपने सवाल को अगर आप देखें, हमारा सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने CPPS यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हमें इस प्रणाली के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या फिर सही है। तो ऑप्शन अगर आप देखें, हमारा पहला कथन है कि CPPS प्रणाली जो है ये पेंशन भोगियों को देश भर के किसी भी बैंक और शाखा से पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देगा। हमारा दूसरा कथन है कि ये प्रणाली सभी पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि करेगी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। आसान सा सवाल है, वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है, बिंदुओं को ध्यान से सुना है, तो आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर ये पूरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।